a jolt and then you'll die. Assalamu alaikum friend. Hope so you are all doing well. By the way, I am Ruhul Aman and I'm your physics mentor, and I'm going to teach you atomic molecular and laser physics, which is basically now like this subject when I was in BSc final. उस टाइम पे CBCS सिस्टम था BSc का, जो कि 3 ईयर प्रोग्राम था, बट नाउ जैसा आप सब लोग जानते हैं 4 ईयर प्रोग्राम हो गया है। तो हमारे टाइम पे एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेजर फिजिक्स था ये सब्जेक्ट, बट नाउ दिस सब्जेक्ट चेंज टू एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो बेसिकली ये जो था सब्जेक्ट हमारे टाइम पे लाइक CBCS सिस्टम में, तो यहाँ पर 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे, एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेजर फिजिक्स दैट वाज इन लाइक 6 सेमेस्टर, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स दैट वाज इन 5th सेमेस्टर। बट नाउ इन FYUP सिस्टम, इसमें 4 ईयर प्रोग्राम में 2 डिफरेंट सब्जेक्ट को कंबाइन करके इन्होंने एक सब्जेक्ट बना दिया है, जिसमें लाइक सिलेबस तो अप्रोक्सीमेटली वही है, जबकि हमारे टाइम पे यूनिट 4 जो था स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको आपके इसमें सिलेबस में स्किप कर दिया गया है, और उसके जगह पर आप में सॉलिड स्टेट फिजिक्स को, जो कि हमारे 5th सेमेस्टर में था, उसे इसमें ऐड ऑन कर दिया गया है। तो लगभग सिलेबस वही है, कुछ चीजें स्किप की गई हैं, कुछ चीजें ऐड ऑन की गई हैं। जो ऐड की गई वो कोई नई टॉपिक नहीं है, जस्ट वो एक अलग सब्जेक्ट था, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जो कि 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट था। जनरली वो 5th सेमेस्टर में हुआ करता था CBCS सिस्टम में, बट नाउ उसे यहाँ पर 2 यूनिट में कंबाइन कर दिया गया है। तो एज यू सी दैट इट इज लाइक दिस सब्जेक्ट atomic molecular and solid state physics, which is okay, as you see, this is for BSc 6th semester. This subject is in BSc 6th semester, which is nothing but atomic molecular and solid state physics. तो इवन आप यहाँ देखोगे यूनिट फर्स्ट में, अगर आप यहाँ गौर करोगे तो इसमें लेजर फिजिक्स भी है, जो कि हमारे टाइम पे एक अलग यूनिट थी। यूनिट 1 हमारी थी एटॉमिक फिजिक्स, यूनिट 2 थी मॉलिक्यूलर फिजिक्स, यूनिट 3 थी लेजर फिजिक्स, एंड द यूनिट 4 वाज स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली। बट नाउ आप क्या देख रहे हो कि यूनिट 3 को उन्होंने यूनिट 1 में ही कंबाइन कर दिया है, यूनिट 4 को कंप्लीटली स्किप कर दिया है। तो उससे क्या हो गया कि 2 यूनिट में आपका पूरा MLP का सिलेबस कवर हो गया। देन अदर 2 यूनिट, दैट इज यूनिट 3 एंड यूनिट 4 वाज नथिंग बट जो हमारा वहां पर सॉलिड स्टेट फिजिक्स था, उसको इन्होंने यहाँ पर आपके यूनिट 3 यूनिट 4 कर दिया है। तो ये एक मेजर सब्जेक्ट है, जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट होगा, जो सबको पढ़ना होगा, एंड या इट इज 4 क्रेडिट। तो या बहुत अच्छा मार्क्स कैरी करेगा, और आपके CGPA पे इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। तो आपके अगर यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो जनरली इसके 48 लेक्चर्स दिए जाते हैं, जबकि अगर हम देखें तो ये लाइक 50 प्लस लेक्चर लग जाते हैं इसको कवर अप करने में। टोटल पर वीक में आपके 4 पीरियड होंगे इसकी MLP की, और या टोटल अगर ट्यूटोरियल क्लासेस लगाई गई तो ट्यूटोरियल क्लासेस भी रहेंगी, जिसमें नथिंग बट वो आपके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कराएंगे यूनिवर्सिटी लेवल के लिए, नेट GRF या थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे उसमें। तो दिस इज द फर्स्ट क्लास। तो आई एम गोइंग टू लाइक जस्ट ब्रीफ द सिलेबस। मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट हमें सिलेबस के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज हो जाए कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, तो उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए, ताकि टॉपिक से एटलीस्ट हम इंट्रोड्यूस रहे कि ये नेक्स्ट टॉपिक जो आ रही है वो बिल्कुल ब्लैंक न रहे, एक जनरल हमारे माइंड में पर्सपेक्शन रहे कि मतलब हम क्या पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो या वी आर गोइंग टू लाइक फर्स्ट यूनिट हम देखें तो फर्स्ट यूनिट इज नथिंग बट एटॉमिक फिजिक्स। तो एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट इट इज नथिंग बट एटॉमिक फिजिक्स। तो इस पर्टिकुलर यूनिट में हम जो भी पढ़ेंगे वो विद इन एटम होगा, हम एटम के बियॉन्ड नहीं जाएंगे। एटॉमिक फिजिक्स जो भी इस पर्टिकुलर यूनिट में होगा वो सब कुछ एटम के ही अंदर रहेगा। तो इस यूनिट में हम सिर्फ एटम के बारे में पढ़ेंगे, और देन जो सेकंड यूनिट होगी मॉलिक्यूलर फिजिक्स होगी। तो या जब 2 एटम मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, देन फिर उसके बारे में हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में, उससे क्या क्या है, और देन थर्ड यूनिट फिर वो सॉलिड स्टेट में हम चले जाएंगे। तो अभी पहले हम यूनिट 1 देखते हैं, दैट इज एटॉमिक फिजिक्स। तो सबसे पहले हम एटॉमिक फिजिक्स में देखेंगे कि एटॉमिक फिजिक्स हमारे है क्या। तो एटॉमिक फिजिक्स स्टार्ट यहाँ से हो रही है, लेकिन फर्स्ट जो टॉपिक है आपकी एटॉमिक क्वांटम नंबर। तो आप जैसे हमने +2 में पढ़ा होगा क्वांटम नंबर, अबाउट व्हाट इज क्वांटम नंबर। तो ये सबसे पहला जो हमारा है एटॉमिक क्वांटम नंबर। तो इसमें हम देखेंगे कि क्वांटम नंबर होते क्या हैं और कितने तरह के होते हैं। तो हमारी जो प्री नॉलेज है, जो कि हमने 11th में ही क्वांटम नंबर का इंट्रोडक्शन तो 11th में ही होता है केमिस्ट्री में, तो हमने वहीं पर पढ़ा था कि लाइक देयर आर 4 क्वांटम नंबर। तो एक सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर होते हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर इज सेट ऑफ 4, देयर आर सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, जिससे हम इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन जो भी किसी पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है वो उसके बारे में हम बताते हैं। लाइक द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो वो कौन कौन से क्वांटम नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पर आपके सिलेबस में गिवन भी है कि n क्वांटम नंबर, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। द सेकंड वन इज l क्वांटम नंबर, जिसे हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या लाइक पहले इसे एजीमुथल क्वांटम नंबर कहा जाता था, इसी को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। देन s क्वांटम नंबर व्हिच इज नथिंग बट स्पिन क्वांटम नंबर, एंड द फोर्थ वन इज मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर।
दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो टोटल क्वांटम नंबर क्या होंगे? सबसे पहले n क्वांटम नंबर, सेकेंड वन इज l which is n is principal quantum number, and the second one is angular momentum quantum number, and the third one is s, that is spin quantum number, and the fourth one is m, that is magnetic moment क्वांटम नंबर। तो आपको आपके पास मतलब बेसिक नॉलेज तो इसके बारे में होगी, जो कि हमने 11th में जनरली हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब हम इसके बारे में डिटेल में तो पढ़ेंगे, बट यहाँ पर मैं बस बेसिक एक ब्रीफली मतलब सिलेबस को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ताकि एक आपके लिए क्लैरिटी हो जाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो डिटेल में इसके बारे में तो मैं जब सेकंड लेक्चर आएगा तो उसमें मैं इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है और इसका लाइक क्या इफेक्ट होता है इसका, देन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या होता है, इसका क्या इफेक्ट होता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, ये कब आता है और क्या इसके इफेक्ट होते हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर क्या होते हैं। तो यहाँ बस हम ये जान लेते हैं कि लाइक 4 क्वांटम नंबर है। सेकंड वन, और फिर इसके बाद हमारी जो सेकंड टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या तो ये भी 11th की टॉपिक है, हम इंट्रोडक्शन इसका 11th में ही हो जाता है, जनरली केमिस्ट्री में ही होता है, फिजिक्स में भी कहीं कहीं इसके यूजेस हैं, बट लाइक न्यूक्लियर फिजिक्स जब हम लास्ट 12th में पढ़ते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आते हैं, बट इसका इंट्रोडक्शन जो है हमारा 11th में हो जाता है केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर भी हम बहुत कुछ ज्यादा तो नहीं, बट या एक इंट्रोडक्शन टाइप ही होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आना तो जरूर चाहिए सबको, क्योंकि जहां भी आपका यूज होगा वहां आपको डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कि ये एक एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, नो, वो बीच में आ जाएगा कुछ, आपको उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना पड़ेगा। अगर आपको दिखाना है लास्ट सेल में कितने एटम है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप, तब आपको पता चलेगा कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, लाइक जितना मुझे उम्मीद है जनरली तो ग्रेजुएशन तक आकर के तो बच्चों को पता चल ही जाता है, बट अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसपीडीएफ फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। इसकी एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कभी भी किसी बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो या जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा सेकंड लेक्चर में, अगर हम इसका डिस्कशन में आए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का, कितने भी बड़े एटॉमिक नंबर का एलिमेंट हो, आप इजीली किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ फॉर्म में बहुत इजीली कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा जब हमारा ये टॉपिक चलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम एंड एटॉमिक स्टेट, ये हमारी सेकंड टॉपिक है। देन आफ्टर दैट देयर इज अ क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम, लाइक जितने एंगुलर मोमेंटम एक एटम, अब मैंने क्या कहा एटॉमिक फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स में हम बेसिकली जो भी पढ़ेंगे वो एटम के अंदर पढ़ेंगे। तो एटम में कितने तरह के एंगुलर मोमेंटम होते हैं, एंगुलर मोमेंटम खुद क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। देन कितने तरह के एंगुलर मोमेंटम होते हैं, लाइक ये भी चीजें रिपीटेड हैं सारी टॉपिक, हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन तो हमें बहुत सारे सब्जेक्ट में इसका मिल ही जाता है, डिफरेंट सब्जेक्ट और डिफरेंट जगह पर ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में आता है। तो यहाँ पर हम पूरा पढ़ेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्यों आता है, कैसे आता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, और फिर उसके बाद टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो ये भी टॉपिक इंट्रोडक्शन इसका तो केमिस्ट्री में ही हो जाता है, 11th में ही हो जाता है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री से हमने 12th में पढ़ा, देन उसके बाद हमने ग्रेजुएशन में भी आपने डिफरेंट सब्जेक्ट में इसका पढ़ा होगा, एप्लीकेशन पढ़ा होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें तो वही है। यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव आइडिया, तो यहाँ पर हमें कोई मतलब ऐसे नहीं जाना है कि क्वांटिटेटिव उसमें नहीं जाना, बस क्वालिटेटिव एक ब्रीफली उसको हम पढ़ेंगे कि क्या होता है और क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसमें मतलब चीजें इंक्लूडेड हैं। ये हो जाएगा हमारा ऑर्बिटल, स्पिन एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम। देन ये जो हमारा हो गया, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारी आएगी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। अब स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या है, यहाँ से मेन जो चीजें स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आपने क्वांटम नंबर देख लिया, समझ लिया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आ गया, ठीक। आपने एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपको पता चल गया, एंगुलर मोमेंटम कितने तरह के हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में आप जान गए, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में जान गए, और फिर हम यहाँ पर टोटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी जान गए। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या होता है। तो जो सिलेबस है आपका है, इसमें तो अलग से दिया नहीं है, बट जो हमारा सिलेबस था जो कि बीएससी थर्ड ईयर में था 6th सेमेस्टर में, तो वहां पर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम थे, जिसको हम जनरलाइज करके हम लाइक मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे भी जा सकते थे, बट जनरली जो सिलेबस था वो प्रिस्क्राइब था 2 और 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक ही। तो जब हम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ते हैं, अगर बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, तो क्या होगा, आप खुद सोचिए अभी कि क्या होगा बेस्ट एग्जांपल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। यस ऑफ कोर्स सबसे इजी और सबसे बेस्ट हाइड्रोजन एटम है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का।
बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो हाइड्रोजन एटम है। तो या सबसे पहले हम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें कुछ चीजें थी, अब वो जब मैं सिलेबस मतलब वहां जाएगा, वो जो टॉपिक डिस्कस होगी तो वो अंडर डिस्कशन वो चीजें आ जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो उसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि लाइक पहले क्या क्या कौन कौन से मॉडल आए थे, इलेक्ट्रॉन एटम के कौन कौन से मॉडल आए, फिर उसके बाद बोहर मॉडल आया तो उसमें क्या क्या थे, इलेक्ट्रॉन जनरली मतलब बेसिकली हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन के जो मॉडल आया था उसमें फिर क्या 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 चीजें थी जो बोहर ने नहीं एक्सप्लेन किया और वो रीजन क्या था। तो उसमें जो हम एक रीजन पढ़ेंगे वो स्पिट ऑर्बिट इंटरेक्शन की डिस्कशन वहां पर जाएगी। तो मैं इंट्रोडक्शन में भी ये बस बता दे रहा हूँ, जब वो चीजें डिस्कशन में आएंगे, अंदर डिस्कशन रहेंगी, तो वो सारी चीजें हम वहां पर देखेंगे। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में क्या होगा, इसमें बेसिकली जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, इनके इंटरेक्शन से एटम पे, या फिर हम कहें मोर प्रिसाइजली कि इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन की मतलब रिवॉल्यूशन पे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल पे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है स्पिन और एंगुलर मोमेंटम के इंटरेक्शन से, ये चीजें हम वहां पर देखेंगे। क्योंकि अब वहां पर स्पिन मोमेंटम भी है, जो इलेक्ट्रॉन है वो आइदर अप डाउन स्पिन में होगा, देन वो स्पिन है तो उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा, एंड इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो वो जब रिवॉल्व कर रहा है, देयर इज आल्सो ए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, then there is a combined effect of both spin and orbital angular momentum. Then what is the effect of that combination or that interaction of spin and orbital angular momentum, that we will see there. तो ये यहाँ पर हो गया स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन। उसके बाद आता है या फाइन स्ट्रक्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये चीजें हैं जो नई अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस होंगी। इससे पहले तो आपको बेसिक थी, वो बेसिक चीजें तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस थी, बट उसको हम यहाँ पर क्लियर भी करेंगे। अगर चीजें क्लियर नहीं होंगी तो इंशाल्लाह यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। अब ये चीजें यहाँ से शुरू हो रही है। फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, देन वी विल सी द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम एंड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। और फिर वही ट्रिक आपको मिल जाएगी, उससे आप किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का फाइन स्ट्रक्चर बना सकते हो। लेकिन इजी होता है कि हीलियम हाइड्रोजन लाइक एटम का इजीली बन जाता है, तो वो एक जनरलाइज कर देंगे हम, जिससे आप फाइन स्ट्रक्चर आप कई सारे एलिमेंट्स का ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेकिन सिलेबस में हमारे टाइम पे तो लाइक हमने हाइड्रोजन का पढ़ा था, हीलियम का पढ़ा था, सोडियम का, और देन होमवर्क के तौर पे हमने पोटेशियम और लिथियम वगैरह का भी किया था। बट जो एग्जाम में अगर देखा जाए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा डिस्कशन हमारा हाइड्रोजन पे ही रहेगा। अब हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन लाइक एटम पे करेंगे तो लिथियम कर सकते हैं, सोडियम कर सकते हैं। अब सोडियम को हम हाइड्रोजन लाइक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में लास्ट सेल में, लाइक हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम है और लिथियम है, तो इनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो इनकी वैलेंसी लाइक 1 है, तो इसलिए ये हाइड्रोजन लाइक एटम में आ गए। तो इनके हम फाइन स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करेंगे। इसके बाद एक या मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आती है टॉपिक, रिलेटिविस्टिक एंड रेडिएटिव करेक्शन जिसको कहते हैं, जिसको नथिंग बट इट इज अ लैम्प शिफ्ट। तो ये टॉपिक आती है कि लैम्प शिफ्ट क्या होता है। तो हम जब वहां पर स्ट्रक्चर देखेंगे, हाइड्रोजन का देखेंगे, तो एक एक्सेप्शन वहां पर आएगा। अब एक्सेप्शन का भी इंट्रोडक्शन जनरली 11th में ही होता है, उससे पहले तो हम उतना ज्यादा यूज टू नहीं थे एक्सेप्शन के। केमिस्ट्री आए तो हमने वहां पर चीजें एक्सेप्शन देखा, या फिजिक्स में सबसे पहला एक्सेप्शन जो हमने देखा वो था या स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो यहाँ पर जाकर हमारे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ही लेते हैं, जबकि एक्सेप्शन नहीं रहे तो कॉन्सेप्चुअल चीज थी कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। बट ये ऐसे तो एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल लग रहा था कि ये क्या आ गया, स्टील कैसे इलास्टिक हो जाती है रबर से। तो इसमें जब हम हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हाइड्रोजन में एक एक्सेप्शन आएगा, जबकि ये सिर्फ इट इज नॉट ओनली अबाउट हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन स्ट्रक्चर अदर्स में भी ये होता है, बट अदर्स में उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो अदर्स में इतना ज्यादा हम ध्यान नहीं देते, इतना ज्यादा इस पे गौर नहीं किया जाता। बट या हाइड्रोजन के लिए खास करके जहां भी इसका डिस्कशन होगा वो हाइड्रोजन के लिए होगा, लैम्प शिफ्ट का। कि लैम्प शिफ्ट क्या होती है, तो ये जब हमारे टॉपिक होगा तो इंशाल्लाह हम ये चीज वहां पर डिस्कस करेंगे कि लैम्प शिफ्ट क्या होती है और ये करेक्शन क्या था लैम्प शिफ्ट का और किसने किया था। तो इसके बारे में इंशाल्लाह बहुत डिटेल में हम वहां पर पढ़ेंगे। लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम ये तो उसमें हो गया। हाँ, या फिर उसके बाद आएगा इंटेंसिटी रूल फॉर डबलेट। अब डबलेट क्या होगा, तो डबलेट स्ट्रक्चर, जब हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो हम फाइन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो वहां पर हम मल्टीपल टाइप के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एक तो डबलेट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ट्रिपलेट स्ट्रक्चर भी होते हैं, क्वाड्रेट भी, मतलब फिर वो फर्दर तो इंक्रीज करते चला जाता है, बट जनरली जो हम पढ़ते हैं वो डबलेट ही पढ़ते हैं। और आपका सिलेबस तो और ज्यादा प्रिसाइज हो गया है, जबकि ये हमारा जब सिलेबस था एमएलपी का तो ये थोड़ा और ब्रॉड था, क्योंकि वो चारों यूनिट में सिर्फ एमएलपी ही था, एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेजर फिजिक्स। तो बहुत सारी इसमें टॉपिक और ज्यादा थी, जबकि मैं अभी देख रहा था आपका सिलेबस, इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एमएलपी दैट इज जेजेएनएलएस कपलिंग, वो है ही नहीं आपके इस सिलेबस में, जबकि मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट क्या अगर हमने टाइम था तो इंशाल्लाह उसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि फर्दर ये जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया है, ये क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है जो कि एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स है,
ये एक सब्जेक्ट अगर आपने यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया तो ये 2 सेमेस्टर और 4 सब्जेक्ट कवर कर रहा है आपका। एक तो इस सेमेस्टर दैट इज 6 सेमेस्टर का आपका ये क्लियर हो जाएगा, एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। जब आप अगर आप नेट या जीआरएफ के लिए जा रहे हो तो वहां पर आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट रहेगा, एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेजर फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट रहेगा। तो ये चीज आपको वहां पर आ गई। देन एक कंडेंस मैटर अलग सब्जेक्ट है वहां पर। तो कंडेंस मैटर में क्या है कि कंडेंस मैटर इज नथिंग बट जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स होता है उसी का एक एडवांस फॉर्म हम कह सकते हैं। कंडेंस मैटर फिजिक्स में आपको 70% सिलेबस सॉलिड स्टेट का ही होता है, कुछ नई चीजें उसमें आपको अंडर डिस्कशन आएंगे, बट जो बेसिक होगा वो सब कुछ सॉलिड स्टेट फिजिक्स ही होगा। तो अगर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हमने यहाँ पर ही क्लियर कर लिया तो आपका इवन जो 7 सेमेस्टर आएगा उसमें ये सब्जेक्ट फिर से है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड कंडेंस मैटर फिजिक्स के फॉर्म में। तो और आप देखोगे कि लमसम आपके टॉपिक भी वही सारे रिपीटेड टॉपिक है, 80% आपको यही सिलेबस मिलेगा। अगर मतलब हार्डली कोई एक दो टॉपिक अगर नई इंट्रोड्यूस हुई कंडेंस मैटर फिजिक्स के नाम पे हुई, तो वरना फिर आपका सारा सिलेबस यही रहेगा। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टार्ट करने का मेरा मोटो इसलिए यही था कि अगर ये यहाँ पर कर ले रहे हैं तो आपके 4 सब्जेक्ट कवर हो जा रहे हैं, 2 सेमेस्टर आपका इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। या सिर्फ यहाँ तक नहीं, अगर आप मास्टर्स में जा रहे हो इवन स्पेशलाइजेशन भी होता है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेजर फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन भी होता है मास्टर्स में। तो बहुत आगे तक ये आपको हेल्प करने वाला है ये सब्जेक्ट। तो इसलिए मैंने इसको पहले स्टार्ट किया है ताकि हम इस पे अच्छे से टाइम दे सके इस सब्जेक्ट को। और मुझे नहीं लगता कि ये उतना टफ नहीं, मतलब टफ नहीं कह सकते, ये मजा बहुत आने वाला है इस सब्जेक्ट में। और कोई भी सब्जेक्ट वैसे टफ नहीं होता है, इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो कोई भी, मतलब सारे सब्जेक्ट इजी, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं तो सारे सब्जेक्ट टफ है आपके लिए। तो इंशाल्लाह ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। और तो हाँ, मैं डबलेट डिस्कशन क्या हो रही थी, डबलेट स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम हाइड्रोजन का जब देखेंगे तो हाइड्रोजन के डबलेट स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर इंटेंसिटी रूल है। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल दूं, ये सपोज करिए ये एक स्पेक्ट्रम मैंने ड्रॉ किया है, हाइड्रोजन एटम का ही स्पेक्ट्रम ले लीजिए। आप हम जब डिस्कशन करेंगे तो वहां पर यही हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को बहुत ब्रीफली हम देखेंगे कि हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम क्या होता है। अभी तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, बट ये इस लाइन को एच अल्फा लाइन कहा जाता है। सेकंड करें। हाँ, तो जब हम स्पेक्ट्रम देखेंगे हाइड्रोजन का, तो जो फर्स्ट लाइन आती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, जिसको हम एच अल्फा लाइन कहते हैं, सेकंड लाइन को एच बीटा लाइन कहते हैं, देन थर्ड को एच गामा लाइन कहते हैं। देन एक जो ये बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम, बैंड नहीं कह सकते, डिस्क्रीट लाइन हमें मिलती है इस स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन के, ये स्पेक्ट्रम में। तो हम कहने क्या था, या तो हमने जो देखा ये एक हमें डिस्क्रीट लाइन मिलेगी। तो मेरा क्वेश्चन ये था, क्या ये सारी लाइन की इंटेंसिटी सेम होगी? ये जो स्पेक्ट्रम हमें मिला है, कभी अगर आपने स्पेक्ट्रम देखा हो, अगर आप फाइनल ईयर में होंगे तो कभी स्पेक्ट्रम लैब में आपके स्पेक्ट्रम की कॉपी होती है। अगर आप मास्टर्स में आएंगे तो वहां पर तो अलग से एक्सपेरिमेंट है, कॉपर आपके स्पेक्ट्रम है तो उसको आपको स्पेक्ट्रम दिया जाएगा, स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम आपको दिया जाएगा। आपको पहले निकाला भी जाता था, वो अंदर रूम है उसमें आपको पहले निकाला जाता था, बट अब निकाला नहीं जाता है। अब उनको आपको वो कॉपी दे देते हैं, स्टैंडर्ड कॉपी कॉपर आर्क स्पेक्ट्रम, कॉपर स्पेक्ट्रम का, उसी को आप स्टडी करते हैं। तो अगर सपोज करिए कि आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टैंडर्ड कॉपी दे दी जाए आपके कि ये इसके स्पेक्ट्रम की स्टैंडर्ड कॉपी है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये सब इंटेंसिटीज जो लाइन जो है, क्या सबकी इंटेंसिटी सेम होगी? या इसका सॉल्व हो गया। ऑफ कोर्स इसका आंसर होगा नो, इंटेंसिटी सेम नहीं होगी। आप जब भी किसी के स्पेक्ट्रम देखोगे, कोई लाइन आपको बहुत ब्रॉड दिखेगी, बहुत डार्क दिखेगी, कोई लाइन आपको बहुत ही मतलब हल्की दिखेगी, कहीं बैंड दिखेगा आपको, कहीं लाइन बिल्कुल डिस्क्रीट दिखेंगी। तो वो जब स्पेक्ट्रम का डिस्कशन होगा तो वहां पर हम ये डिस्कशन भी ला देंगे, ये डिस्कशन भी कर लेंगे कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है, कब बैंड स्पेक्ट्रम बनता है, कब लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। अब यहाँ पर जो आपकी टॉपिक है इंटेंसिटी रूल फॉर डबलेट स्ट्रक्चर, अब ये जो लाइन बन रही है इसकी इंटेंसिटी रूल क्या है, कब हम ये चीज कहेंगे कि ये लाइन मतलब डार्क होगी, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो क्यों है? कोई तो रूल होगा जिसकी वजह से किसी भी लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा है, कोई तो रूल होगा जिसकी वजह से हम कहें कि इसकी इंटेंसिटी कम है। तो वो रूल हम डिस्कस करेंगे वहां पर। तो वो बेसिकली 2 रूल होते हैं, एम्पेरिकल रूल होता है और क्वांटिटेटिव रूल होता है। तो वो भी इंशाल्लाह डिस्कशन में आएगा, वो भी बहुत अच्छी टॉपिक है। जबकि इसमें क्वेश्चन भी आते हैं, आपको इंटेंसिटी निकालने की क्वेश्चन दे देगा, आपको क्वेश्चन दे देगा कि जो ट्रांजिशन हो रहा है इस लेवल से इस लेवल तक ट्रांजिशन हो रहा है, उसमें जितने पॉसिबल ट्रांजिशन होंगे वो ट्रांजिशन वगैरह भी हम लोग सब कुछ इसमें देखेंगे। तो अगर लेट से एग्जांपल के तौर पे अगर 3 ट्रांजिशन हो रहे हैं यहाँ से, तो अगर मैं कह दूं कि पी से एस में अगर हमें ट्रांजिशन देखना हो, तो अगर जितने भी ट्रांजिशन हो रहे हैं यहाँ पर,
तो वो हम देखेंगे कितने ट्रांजिशन हो रहे हैं। अगर यहाँ पर 2 ट्रांजिशन हो रहे हैं या 3 ट्रांजिशन हो रहे हैं, 3 रेडिएशन निकल रही है, तो किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी इंटेंसिटी कम होगी, ये चीजें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये उस इंपेरिकल या क्वांटिटेटिव रूल के बेस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे। आपको क्वेश्चन एग्जाम में फॉर श्योर इस पे क्वेश्चन आना है, आपको ट्रांजिशन दे देगा कि इस लेवल से इस लेवल के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, तो कौन सी लाइन, जो कौन सा रेडिएशन रहेगा जिसके अक्रॉस जो लाइन होगी मोर इंटेंस रहेगी, किसके अक्रॉस लाइन जो लेस इंटेंस रहेगी, उसकी इंटेंसिटी का रेशियो भी आपको इवन लिखना होगा। तो ये चीज भी इंशाल्लाह हम वहां पर डिस्कस करेंगे, इंटेंसिटी रूल क्या है, और फिर डिफरेंट लेवल के बीच का ट्रांजिशन के बेस पे हम एग्जाम्पल के तौर पर हम डिफरेंट एनर्जी लेवल के बीच का ट्रांजिशन देखेंगे। तो ये चीज वहां पर हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आता है सिलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन। अब इसके बाद सिलेक्शन रूल आता है कि अगर ट्रांजिशन हो रहा है किसी भी 2 लेवल के बीच में, तो उसका सिलेक्शन रूल क्या होगा। तो सिलेक्शन रूल बेसिकली क्या है, एक रूल तो होना चाहिए जिससे कोई रैंडम ट्रांजिशन तो होगा नहीं। अगर मैं अब ये चीज अगर आपको अभी समझ में तो नहीं आएगी, जब मैं डिस्कस करूंगा तो ये चीज आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है। अगर ये हम डबलेट स्ट्रक्चर की बात करें, डबलेट एस हाफ, डबलेट पी हाफ और डबलेट पी 3/2, तो ये सब कहां से आ रहा है? अभी आपको कोई भी लोड लेने की जरूरत नहीं कि ये 2 क्या है, ये 2 क्या है, ये 3/2 क्या है, ये हाफ क्या है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह बहुत इजीली आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और बहुत मजा आने वाला है। तो ये सारी चीजें हम वहां पर देखेंगे कि ये क्या चीज है। और ये फिर मैं जो बता रहा था कि ये सिलेक्शन रूल, कोई तो रूल होगा जिसमें आप कोई रैंडम ट्रांजिशन तो यहाँ से यहाँ करने लेंगे कि ये चीज यहाँ से यहाँ हो जा रहा है। नो, ऐसा कोई ट्रांजिशन है, कोई तो रूल होगा जिसको फॉलो करेंगे, जिसके बेस पे हम बताएंगे कि हाँ ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, अगर ये नहीं पॉसिबल है तो क्यों नहीं पॉसिबल है। तो इसी रूल को सिलेक्शन रूल कहा जाता है। सिलेक्शन रूल के बेस पे हम देखेंगे कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है, या इस पे भी जनरली क्वेश्चन आते हैं, आपको 2 लेवल के बीच में बताना पड़ेगा कि कितने तरह के कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है, जो कि आप बहुत 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 अच्छा एक एग्जांपल इसका है सोडियम के बारे में। आपने हो सकता है आपने खुद भी पढ़ा हो इससे पहले कि जो सोडियम का स्पेक्ट्रम आता है वो बेसिकली उसमें हमें 2 ब्रॉड लाइन दिखती है ना, D1 D2 लाइन जिसको कहा जाता है। उसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि D1 D2 क्यों कहा जाता है और D1 D2 होती क्या है, जिसकी जो वेवलेंथ होती है 5890 एंगस्ट्रॉम एंड 5896 एंगस्ट्रॉम की आती है। तो अब उसके बारे में अगर हम जब उसको हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ से या हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट से जब हम उसकी ये सोडियम D1 D2 लाइन को देखते हैं, तो इंस्टेड ऑफ ओनली 2 लाइन हमें वहां पर 10 लाइन दिखती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एमयू में मतलब फाइनल एग्जाम में तो ये क्वेश्चन एक आता ही आता है कि आपको वो ट्रांजिशन पूरी आपको दिखानी पड़ेगी कि सोडियम D1 D2 जो लाइन है उसमें वो फर्दर कैसे कैसे उसमें ट्रांजिशन हो रहे हैं, कितने ट्रांजिशन हो रहे हैं। तो ये चीज आप वहां पर देखेंगे जब हम डिस्कस करेंगे ये चीज, तो वहां पर मैं बताऊंगा आपको। टोटल बेसिकली जो सोडियम D1 लाइन है और सोडियम D2 लाइन है, D1 लाइन में इसमें फर्दर जब हम हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं तो इसमें हमें 1 लाइन ना होकर के हमें 4 लाइन दिखती हैं, और D2 हमें बेसिकली 6, ओवरऑल हमें 10 लाइन होती है इसमें, ना कि सिर्फ 2 लाइन बल्कि हमें 10 लाइन दिखती है। वो 10 ट्रांजिशन कहाँ से हो रहे हैं, ये चीज हम सिलेक्शन रूल के बेस पे देखेंगे कि सोडियम के बीच जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें अगर उसके स्पेक्ट्रम में देखें वो बहुत हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे तो हमें 10 लाइन दिखेंगी। तो वो 10 लाइन कैसे पॉसिबल है, जबकि अगर बोहर का कॉन्सेप्ट लगाकर देखें तो वहां पर हार्डली 2 ही ट्रांजिशन पॉसिबल हैं। तो वो 10 ट्रांजिशन कहां से आ रहे हैं, तो वो सारा डिस्कशन हमारा वहां पर होगा जब हम सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे। तो बेस्ट एग्जांपल मेरे माइंड में आया सोडियम का ही, और हम अंडर डिस्कशन भी यही एग्जांपल को लाएंगे क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये आपको या अगर मास्टर्स फर्स्ट ईयर में आप रहेंगे, मास्टर्स में, या तो हो सकता है आपकी ग्रेजुएशन में ही एग्जांपल ये एक्सपेरिमेंट हो, देयर इज अ डेडिकेटेड एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ सोडियम D1 एंड D2 लाइन इन फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ मास्टर्स, बट आई डोंट नो कि आपके इस सेमेस्टर में है या फिर मास्टर्स में ही होगा। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है आपको इसकी वेवलेंथ फाइंड करने की D1 एंड D2 लाइन की। तो ये चीज हम वहां पर डिस्कस करेंगे, D1 D2 लाइन होती क्या है, देन वो फर्दर स्प्लिट होकर 10 लाइन में कैसे मतलब स्प्लिटिंग, या स्प्लिट तो होती है, देयर इज अ स्प्लिटिंग कॉन्सेप्ट, तो वो स्प्लिटिंग के बाद ही तो ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। तो स्प्लिटिंग क्यों होती है ये सब वहां पर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद या फिर इसके बाद लाइन ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म आ जाएगा। ये जो टॉपिक है ये लास्ट ईयर सिलेबस में नहीं थी, तो बट यहाँ पर हम इसको भी अंडर डिस्कशन लाएंगे। ये बहुत कोई टफ नहीं है, तो बस थ्योरेटिकल टाइप की है, कोई इसमें कोई कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा नहीं रहेगा। जो भी रीजन है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि नेचुरल और कोलिजनल और डॉपलर ब्रॉडनिंग कैसे होती है, जो भी स्पेक्ट्रल लाइन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और शेप एंड विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ये चीज हम देख लेंगे कि जो भी स्पेक्ट्रल लाइन उसके शेप क्या होंगे, उसकी विड्थ कैसे मेजर की जाती है। तो ये सारी चीजें भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।
तो एटॉमिक फिजिक्स आपकी यहीं पर आगे खत्म होगी, जबकि हमारे टाइम पे सिलेबस एटॉमिक फिजिक्स का ही काफी ब्रॉड था। तो हमारे टाइम पे जो सिलेबस था उसमें मैंने बताया जे कपलिंग, एल एस कपलिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, जो कि आपके इस सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि उसका इंशाल्लाह मैं एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, इतना दे दूंगा कि आप लोग के समझने के लिए इनफ होगा वो। और कहीं पर भी अगर इंटरव्यू में या कहीं पर भी डिस्कशन हो रहा है वो, तो आप ये एटलीस्ट समझ जाओगे कि ये डिस्कशन में है क्या, एल एस कपलिंग क्या होती है, जे कपलिंग क्या होती है, कब होती है, किस इलेक्ट्रॉन में होती है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। हाँ, अब मैं बुक के बारे में बता देता हूँ कि अगर आप बुक से मतलब बुक देखना चाहते हो, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई भी एक डेडिकेटेड बुक नहीं है। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोई भी एक डेडिकेटेड बुक नहीं, हर यूनिट के आपको 2 से 3 बुक लगेगी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हर यूनिट के लिए आपको एटलीस्ट 1 या 2 बुक लगेगी, हर यूनिट की डिफरेंट बुक है। तो अगर मैं एटॉमिक फिजिक्स की बात करूं, तो इसकी जो वन ऑफ द बेस्ट बुक जो मुझे लगी वो HE वाइट की है, जो कि फिजिक्स डिपार्टमेंट के सेमिनार लाइब्रेरी में 2 कॉपीज इसकी अवेलेबल है। वन ऑफ द बेस्ट बुक, इसकी लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगी, स्टैंडर्ड बुक है ये HE वाइट की एटॉमिक फिजिक्स के लिए। इसके बाद आप एक है हैकेन एंड वुल्फ की, वो भी देख सकते हैं। बट इंशाल्लाह इतना कंटेंट मैं यहाँ पर आपको खुद दे दूंगा कि बुक से अगर आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए मतलब वो हो, कंसर्न हो, तो इंशाल्लाह आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मुझे लग रहा है कि आपको एक तरफ से एक बार बुक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है सारी चीजें यहाँ पर कवर होगी, बट जब आप बुक देखोगे तो एक बैकग्राउंड जो आपको मिलेगा वहां पर चीजों को जब आप कनेक्ट करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो अगर आप देखना चाहते हो तो ये 2 बुक हैं जो एटॉमिक फिजिक्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, और आपके सिलेबस में भी HE वाइट की रिकमेंड की गई है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बुक है एटॉमिक फिजिक्स के लिए। 2 कॉपीज हैं इसकी आपकी सेमिनार लाइब्रेरी में। हैकेन एंड वुल्फ की तो मुझे लग रहा है ज्यादा कॉपीज हैं, बट HE वाइट की सिर्फ 2 ही कॉपी है, 2 है या तो एक ही है, मुझे इतना नहीं याद आ रहा है, बट शायद बहुत लिमिटेड कॉपीज हैं, तो जल्दी वो अलॉट भी नहीं करते हैं, तो देखिएगा इसके लिए। अब आता है हमारा सेकंड, जो कि ये फर्स्ट यूनिट में ही इंक्लूड है, लेकिन हमारे टाइम पे ये थर्ड यूनिट थी हमारी, लेजर फिजिक्स, बट इसको आपके लाइक फर्स्ट यूनिट में ही इंक्लूड कर दिया गया है। तो लेजर फिजिक्स अक्सर स्टूडेंट की फेवरेट ये टॉपिक होती है, लेजर फिजिक्स, मतलब काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और इसका इंट्रोडक्शन भी हमें ग्रेजुएशन छोड़िए, आपके +2 में ही इसका इंट्रोडक्शन में मिल जाता है। +2 में ही अच्छे खासे चीजें हम वहां पर डिस्कस कर लेते हैं, बट यह ग्रेजुएशन में अब आपके सिलेबस में था या नहीं था, ऑप्टिक्स था, ऑप्टिक्स में इसका डिस्कशन था हमारे टाइम पे अप्लाइड ऑप्टिक्स थी, जबकि वो उस सब्जेक्ट को अब स्किप कर दिया गया है, FYUP में वो सब्जेक्ट नहीं रखा गया है। बट वेव ऑप्टिक्स में आई थिंक सो डिस्कशन है या नहीं, बट अप्लाइड ऑप्टिक्स में अच्छा खासा डिस्कशन, इवन सॉलिड स्टेट जो थी, अब सॉलिड स्टेट को यहाँ पर लाया गया, तो जब हमारा वो सॉलिड स्टेट था तो वहां पर भी ये चीज लेजर फिजिक्स का डिस्कशन था। तो अगर नहीं भी डिस्कस किया, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और मुझे लग रहा है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी टॉपिक है लेजर फिजिक्स। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है। बेसिक तो यही है, बेसिक यहीं से शुरू होती है लेजर फिजिक्स की, कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, किसी भी 2 लेवल के बीच में कब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन एमिशन कब होगा, लाइक एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होते हैं, एमिशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में वहां पर पढ़ेंगे। या इसके बाद ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम +2 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कि आइंस्टाइन कोफिशिएंट के बारे में एंड देयर रिलेशन। ये रिलेशन तो एक बहुत जनरल सा रिलेशन है, इस रिलेशन के बारे में हम यहाँ पर फिर से डेरिवेशन करेंगे, आइंस्टाइन कोफिशिएंट क्या होता है, उसका डेरिवेशन, वो रिलेशन हम डिराइव करेंगे इंशाल्लाह। और हम देखेंगे कि मतलब लाइक किन किन चीजों पे ये बताता क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब क्या है ये, आखिर बताता क्या है, ये किस लिए आया आइंस्टाइन कोफिशिएंट। तो एक अच्छा डिस्कशन होगा वहां पर जब हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जब हम आइंस्टाइन कोफिशिएंट हम लाइक ये चीजें चलेंगी, तो उसी दौरान हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी भी देखेंगे, कि किसी भी 2 लेवल के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, और इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है या डी एक्साइट होता है तो उसकी लाइफ टाइम क्या होती है, एटॉमिक स्टेट, किसी भी एटॉमिक स्टेट की लाइफ टाइम क्या होती है। अब आप जानते हो कि बोहर ने ही बता दिया था कि जो एटॉमिक स्टेट होता है वो ना कि कंटिन्यूम बल्कि देयर इज अ डिस्क्रीट एटॉमिक स्टेट। हाँ, ये आइडिया तो बोहर ने ही लाया था, उससे पहले ये चीज मतलब इतना नहीं थी। जब मैक्सवेल का था, मैक्सवेल का क्या कहना था कि द इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड एट अ टाइम इट गोज इनटू द न्यूक्लियस, मतलब वो डिस्क्रीटनेस की कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उसके मॉडल में। बट बोहर ने ये चीज बताया था कि नो, देयर इज अ डिस्क्रीट एटॉमिक लेवल इनसाइड द लाइक एटम, इलेक्ट्रॉन की एक डिस्क्रीट एटॉमिक लेवल होती है। तो जैसे हम कह सकते हैं ये ग्राउंड स्टेट हो गई, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब ये डिस्क्रीट फॉर्म में होगी, कोई कंटिन्यूम नहीं होगी। आप ये सारी लाइन को अलग अलग सेपरेटली देख सकते हो, मतलब देख तो नहीं सकते ये तो एटॉमिक लेवल पे, बट क्या हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो दी बॉटम वन जो कि सबसे ज्यादा
स्टेबल स्टेट होती है वो आपकी ग्राउंड स्टेट होती है। ग्राउंड स्टेट इन नॉर्मल स्टेट, लाइक अगर नॉर्मल कंडीशन में कहा जाए तो 98%, 95% या 99% तक हम कह सकते हैं कि जितने भी एटम या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि लोएस्ट मोस्ट एनर्जी ये होती है जो फ्री फॉर्म में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं। कुछ होते हैं किसी रीजन की वजह से एक दो इलेक्ट्रॉन अगर कभी एक्साइट हुए तो हुए, वरना नॉर्मल कंडीशन में सारे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही होते हैं। तो उसके बाद हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे ना, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन, कब कब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, कब ये नीचे आएगा, अगर हो रहा है तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो क्या होगा, एमिशन हो रहा है क्या हो रहा है, किस किस वजह से एब्जॉर्प्शन होगा, किस किस वजह से एमिशन होगा, और फिर ये जो एक्साइटेड स्टेट है इनकी लाइफ टाइम क्या होती है। इसके बाद हमारा जो आता है मेटा स्टेबल स्टेट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर लेजिंग एक्शन। मेटा स्टेबल स्टेट के बिना लेजिंग एक्शन नहीं हो सकता। तो फिर हम मेटा स्टेबल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे कि मेटा स्टेबल स्टेट क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है एक्साइटेड स्टेट और मेटा स्टेबल स्टेट में, इनकी लाइफ टाइम के बारे में बहुत हेल्दी डिस्कशन होगा इंशाल्लाह जब हम ये चीज पढ़ेंगे वहां पर। या सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन होती है, ये क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो अक्सर जगह आता है कि लेजिंग एक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है। सबसे अगर हम वन वर्ड में, मतलब एक सिंपल सा जनरल एग्जांपल दें कि सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है अगर हम लेजिंग एक्शन के लिए, तो या कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये कंडीशन अगर अचीव नहीं हो रही तो लेजिंग एक्शन नहीं होगा। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, जो जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन वो जब हम डिस्कस करेंगे तो वो भी हम बताएंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है वहां पर, और लेजिंग एक्शन के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये कंडीशन अचीव नहीं हुई तो लेजिंग एक्शन नहीं होगी, लेजर फॉर्म नहीं होगी। तो ये चीज वहां हम पढ़ेंगे। फिर क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ लेजर, हम 2 लेवल 3 लेवल, या ये 2 लेवल है तो इसको हम डिस्कस तो करेंगे, बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि लेजिंग एक्शन कभी भी 2 लेवल में पॉसिबल नहीं है, 3 लेवल होना जरूरी है लेजिंग। तो यहाँ पर हम ये चीज देखेंगे क्यों पॉसिबल नहीं है, अगर ये है 2 लेवल लेजिंग एक्शन क्यों नहीं होता है 2 लेवल में, 3 लेवल क्यों होता है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 3 लेवल लेजर के बारे में, 4 लेवल लेजर के बारे में, ये सारी चीजें हम जब वो टॉपिक आएगी तो डिस्कस करेंगे। और ये 2 लेवल में क्यों नहीं होता, ये भी ये एक अच्छी वो टॉपिक है। ये क्वेश्चन भी है, अक्सर ये चीज पूछा जाता है कि लेजिंग एक्शन क्यों नहीं पॉसिबल है 2 लेवल लेजर में, या 2 लेवल लेजर पॉसिबल ही क्यों नहीं है, क्यों नहीं हम 2 लेवल लेजर बनाए। तो ये इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि 2 लेवल लेजर क्यों नहीं होती है। देन उसके बाद हम रेजोनेटर के बारे में पढ़ेंगे, रेजोनेटर क्या होता है, मोड ऑफ रेजोनेटर के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद ये रेजोनेटर आप कह सकते हो कि एक पैरेलल मिरर होता है जिसके अंदर हम लेजर को रखते हैं, जो कि इंटेंसिटी ऑफ लेजिंग, जो लेजिंग एक्शन उसको बहुत इंक्रीज करता है, इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है, वो रेजोनेटर होता है। इट इज नथिंग बट टू एक दूसरे को फेस करते हुए तो मिरर होंगे, डिफरेंट तरह के रेजोनेटर आते हैं, बट एक जो मैं बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, तो जो रेजोनेटर होता है वो एक दूसरे को फेस करते हुए 2 मिरर ऐसे होते हैं, एक ऐसा हम चेंबर बनाते हैं, किस तरह का वो डिवाइस होता है जिसमें मिरर जो है एक दूसरे को फेस करते हैं, जिसमें जो लेजर से जो रेडिएशन निकली है उसकी इंटेंसिटी को बहुत एम्पलीफाई करते हैं वो चीजें। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर रेजोनेटर क्या होता है, एंड देन फिर मोड ऑफ रेजोनेटर क्या है, नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल थिंग, ये जो नंबर ऑफ मोड पर यूनिट वॉल्यूम है एक मैथमेटिकल डेरिवेशन होगा। ये ओपन रेजोनेटर के बारे में पढ़ेंगे, ओपन रेजोनेटर के बारे में ये भी एक तरह का मैथमेटिकल बस एक डेरिवेशन होगा, उसके बारे में जनरल एक कुछ डिस्कशन होगी, और एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है क्वालिटी फैक्टर के बारे में। और देयर इज अ रिलेशन बिटवीन लाइक ओपन रेजोनेटर के बारे में क्वालिटी फैक्टर का एक वहां पर रिलेशन है, उस डेरिवेशन, और ये डेरिवेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पूछ देगा कि नंबर ऑफ मोड पर यूनिट वॉल्यूम निकालिए, और फिर वो ओपन रेजोनेटर का कॉन्सेप्ट वहां पर यूज होगा, देन आपको क्वालिटी फैक्टर और उसके बीच में रिलेशन दे देगा। तो ये एक सिंपल सा डेरिवेशन है, इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे, और ये बहुत बेसिक सा डेरिवेशन है, इसको मतलब कोई इसमें टफ चीज नहीं है, वो डेरिवेशन को देख लेंगे। और इसमें कोई कॉन्सेप्ट भी ऐसा कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं लगता है कि जिसको समझने में कोई प्रॉब्लम आपको होगी, तो ये चीज वहां पर देखेंगे। फिर ये लेजर पंपिंग देखेंगे कि ये पंपिंग का हम यहाँ पर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये जब हम 2 लेवल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि 2 लेवल क्यों नहीं पॉसिबल है, तो वहां पर ऑप्टिकल पंपिंग का, सॉरी ऑप्टिकल पंपिंग नहीं, लेजर पंपिंग का आएगा। पंपिंग सोर्सेज बहुत तरह के होते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग हो सकता है, थर्मल पंपिंग हो सकता है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग हो सकता है, और भी बहुत तरीके के पंपिंग होते हैं, पंपिंग सोर्सेज। तो यहाँ पर हम लेजर पंपिंग के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरह के पंपिंग सोर्स होते हैं, पंपिंग सोर्स की जरूरत ही क्यों होती है, एंड या वन ऑफ द लाइक इंपॉर्टेंट थिंग रूबी लेजर के बारे में हम पढ़ेंगे, हीलियम नियॉन लेजर के बारे में, एर्गन आयन लेजर के बारे में। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जगह इवन एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में तो एक एक्सपेरिमेंट भी है हीलियम नियॉन लेजर का, उसकी लाइट की आपको वेवलेंथ निकालनी रहती है। और ये डिस्कशन तो हर जगह रहता है, लेकिन एज अ फिजिक्स स्टूडेंट ये चीजें तो हम हर जगह पढ़ते हैं, एज अ फिजिक्स स्टूडेंट, और मोर कॉन्साइजली एज अ स्टूडेंट ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेजर फिजिक्स, हमें मेन 3 चीजों पे फोकस रखना है।
हम जब वो चीजें देखते आएंगे, ट्रांजिशन वगैरह, एनर्जी लेवल वगैरह, तो हम इस पे ज्यादा फोकस रखेंगे कि इसके थ्योरी में ना जाकर के इसके कॉन्सेप्ट जाएंगे। रूबी लेजर है तो उसकी एनर्जी लेवल क्या होगी, किस किस स्टेट के बीच में ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन कब होगा, कौन सा ट्रांजिशन कितना इंटेंस होगा, कौन सा ट्रांजिशन लोअर मतलब पॉसिबल नहीं होगा, किस ट्रांजिशन पे हमें जो लेजिंग एक्शन मिलेगा, किस ट्रांजिशन पे जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ निकलेगी वो कितने एंगस्ट्रॉम की निकलेगी। ये सारी चीजें हम ज्यादा इस पे गौर करेंगे, ना कि बहुत ज्यादा थ्योरी पे, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें तो हम ऑलरेडी इन लेजर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो रूबी लेजर के बारे में पढ़ेंगे, हीलियम नियॉन लेजर और एर्गॉन के लेजर, एर्गॉन एंड लेजर के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि ये दो तो गैसियस लेजर हो गई, एर्गॉन आयन लेजर हो गई, और ये रूबी लेजर तो सॉलिड स्टेट लेजर हो गई। तो ये सारी चीजें वहां पर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर बीम। ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जो कि ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पूछा जाता है। जब भी आप, मुझे लग रहा है एग्जाम में फॉर श्योर ये क्वेश्चन रहेगा, जहां पर लेजर की बात है वहां पर लेजर की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी होंगी। और ये बस थ्योरेटिकल 4 से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेजर की, वो चीज हम वहां पर डिस्कस करेंगे कौन कौन सी जैसे यहाँ पर या लिखा भी है, यहाँ पर आपकी मोनोक्रोमेटिसिटी है, कोहेरेंस है, डाइवर्जेंस है, इंटेंसिटी है। तो ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर लेंगे वहां पर कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेजर की, और ब्रीफली डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और थ्योरेटिकल चीज है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई न्यूमेरिकल और या कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है। तो ये लेजर फिजिक्स आपकी हो गई। तो ओवरऑल आपकी यूनिट 1 ये हो गई। अगर मैं बुक कहूं तो लेजर फिजिक्स के लिए देयर इज अ बुक नेम्ड एज बीबी लॉर्डकिन, वन ऑफ द बेस्ट बुक। मुझे लैंग्वेज इसकी बहुत अच्छी लगी। आपको और भी बुक्स हैं सेमिनार लाइब्रेरी में, आपकी बहुत सारी बुक लेजर पे अवेलेबल है, बट मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली ये बुक सही लगी थी, इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी थी, जो कि लेजर के बारे में ही है। तो अगर आपको पढ़ना हो, बुक के थ्रू जाना हो, तो बीबी लॉर्ड आप देख सकते हो, अच्छी बुक है, इसमें मोस्टली सारे टॉपिक कवर हैं लेजर को लेकर के। तो ये हो गया आपका अबाउट लेजर फिजिक्स। तो ओवरऑल आपके यूनिट 1 में हम ये डिस्कशन करने वाले हैं। और या थोड़ा देखने में तो सिलेबस बहुत लेंदी लग रहा है, जबकि है भी ये 2 यूनिट, जो पहले 2 यूनिट थे उनको ये मिलाकर के 1 यूनिट कर दिया है, जबकि बहुत सारी टॉपिक इसमें से हटा दी गई है, बट क्या तब भी 2 यूनिट को 1 में कर दिया, तो ये थोड़ा लिटिल बिट लेंदी हो गया। तो देखते हैं कितना टाइम जाता है इसमें। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड यूनिट, दैट इज मॉलिक्यूलर फिजिक्स। तो एटॉमिक फिजिक्स हो गई। एटॉमिक फिजिक्स में जो भी डिस्कशन थी, मैंने क्या कहा था, वो एटम के अंदर की डिस्कशन होगी, एटम के बियॉन्ड हम नहीं जाएंगे। फिर लेजर फिजिक्स है तो लेजर फिजिक्स बिल्कुल अलग ब्रांच होगी एटॉमिक फिजिक्स से, मतलब उसमें तो अदर चीजें हम देखेंगे, बट एटॉमिक फिजिक्स में तो हम एटम के ही अंदर थे। अब आता है मॉलिक्यूलर फिजिक्स। मॉलिक्यूलर नेम इट सेल्फ सजेस्ट दैट इट इज ऑल अबाउट अ मॉलिक्यूल। जब 2 एटम कंबाइन हुए तो मॉलिक्यूल बना, और 2 से ज्यादा भी एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल बना सकते हैं, बट या हम यहाँ पर जनरली जो डिस्कशन होगा वो डायटोमिक पे ही होगा। तो सबसे पहला जो आपका आता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में हम पढ़ेंगे। रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेक्ट्रा के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, कब हम स्पेक्ट्रा कहेंगे, कब हम स्पेक्ट्रा कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे, तो ये सारी डिस्कशन वहां इंशाल्लाह होगी। और उसके बाद आपका आता है सबसे पहला डायटोमिक मॉलिक्यूल एज ए रिजिड एंड नॉन रिजिड रोटेटर। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल में भी होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा, वो जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। जबकि हेट्रोजीनियस होगा, होमोजीनियस में तो फिर वो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तो वहां ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये भी हम डिस्कस करेंगे। होमोन्यूक्लियर क्यों नहीं होना चाहिए, हेट्रो क्यों होना चाहिए, तो ये सारी चीजें वहां पर हम डिस्कस करेंगे। रिजिड रोटेटर, मतलब जो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा उसको एक बार हम रिजिड रोटेटर में देखेंगे, एक बार नॉन रिजिड रोटेटर का एग्जांपल लेकर के हम देखेंगे। तो इसका एक मतलब इसमें कुछ चीजें हम उसके बारे में एनर्जी लेवल पहले उसका निकालेंगे। रिजिड रोटेटर का एनर्जी हमने निकाला, एनर्जी के बाद हम उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे। स्पेक्ट्रम के जब प्लॉट कर लेंगे तो स्पेक्ट्रम की जो लाइन हमें मिलेगी, फिर उसके बीच की जो डिस्टेंस होगा उसके बीच पे हम बहुत सारी चीज, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालेंगे, और फिर वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा बिटवीन दोस 2 एटम वो देखेंगे। देन रिड्यूस मास जो उसका होगा म्यू इक्वल टू m1 m2। तो ये सारी चीजें जब वहां डिस्कस होंगी तो ये चीज हम वहां पर देखेंगे, ये सारी चीजें क्या आ रही हैं। तो ये सारी टॉपिक वहां पर आएगी जब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिजिड रोटेटर एंड नॉन रिजिड रोटेटर के बारे में। तो ये एक डिस्कशन होगी, पहले स्टार्टिंग यहाँ से होगी। देन फिर हम सेकेंड जो टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूएंट्स। अब ये जो हमारा स्पेक्ट्रम आएगा, जो भी आएगा उस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट आ रहा है, ये हम वहां पर देखेंगे। देन फिर आता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम, जो हमारा हमने रिजिड रोटेटर नॉन रिजिड रोटेटर देखा, इसी के बेस पे हम फिर ये चीज देखेंगे कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम क्या होते हैं और ये किस रेंज में लाई करते हैं। तो मैं बता दूं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम जो माइक्रोवेव रेंज में ये लाई करते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम क्या होता है। ब्रीफ डिस्कशन होगा इंशाल्लाह वहां पर कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। और या जैसे कि मैंने हाइड्रोजन के केस में बताया था कि अगर एक स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है तो क्या सारी लाइन की इंटेंसिटी सेम होगी,
नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब वो क्यों नहीं सेम हो रही या क्या डिफरेंस है, वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमारा आया, अगर फॉर एग्जांपल ले लें हम कि ये हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, तो इसकी जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये किस लाइन की इंटेंसिटी कितनी होगी, किस बेस पे होगी, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह वहां पर डिस्कस करेंगे। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा वहां पर हम देखेंगे, तो हमारा डिस्कशन होगा ये। तो ये हो गया। फिर इसमें सब टॉपिक जो है इस पर्टिकुलर यूनिट की सेकंड आती है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो फिर अगर आपने रोटेशनल स्पेक्ट्रा लाइक फर्स्ट देखा, तो उससे बहुत सारी चीजें मिलती जुलती रहेंगी कि मतलब डिस्कशन एक कहते हैं कि सिस्टम बन जाता है, एक तरह का फॉर्मेट हम यूज करेंगे। जो डिस्कशन वहां होगी उसी टाइप की डिस्कशन यहाँ पर हम करेंगे। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में हम सेकंड मतलब टॉपिक हमारी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, तो वाइब्रेशनल डायटोमिक मॉलिक्यूल देखेंगे। अब जो मॉलिक्यूल है वो रोटेट भी करते हैं, वो वाइब्रेट भी करते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल कभी भी रेस्ट पोजीशन पे नहीं होता, विच इज पॉसिबल नहीं। इवन एट अ ग्राउंड स्टेट आप ये नहीं कह सकते कि मॉलिक्यूल रेस्ट पोजीशन पे होता है। आप क्वांटम मैकेनिक्स में ये चीज पढ़े होंगे कि एवरी मॉलिक्यूल हैज अ 0 पॉइंट एनर्जी। इवन जो ग्राउंड स्टेट में हो तो वो तब भी उसके पास 0 पॉइंट एनर्जी होती है। तो वो मॉलिक्यूल ऑलवेज रोटेट एंड वाइब्रेट। तो रोटेशन की वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल करेंगे, फिर एग्जांपल लेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर एक ऐसी टॉपिक है जो मुझे लग रहा है कि कोई 5 से 6 सब्जेक्ट में इसके एप्लीकेशन है, उससे भी ज्यादा बहुत इसका वास्ट एप्लीकेशन है। हर जगह आपको इंट्रोडक्शन आपको क्वांटम मैकेनिक्स से होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर का, और हर जगह आपको इसके एप्लीकेशन मिलेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर के। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का एग्जाम्पल लेकर हम यहाँ पर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देखेंगे। उसके बाद ये क्या होता है, ओवरटोन एंड हॉट बैंड क्या होता है। तो ये जो हमारा स्पेक्ट्रा फॉर्म होगा उसे ही हम उसमें इंशाल्लाह ये चीज बताएंगे कि ओवरटोन क्या होता है, हॉट बैंड क्या होता है स्पेक्ट्रम में। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब ये जो हमारे यहाँ पर था लाइक रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, उसी तरह से हम यहाँ अच्छा ये मैं बता दूं कि जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रा था वो लाई करता है आपके माइक्रोवेव रीजन में, उसी तरीके से जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होते हैं वो लाई करते हैं आपके इंफ्रारेड रीजन में। तो फिर हम यहाँ पर उसकी बेसिक डिस्कशन कर लेंगे कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जनरल डिस्कशन इंशाल्लाह यहाँ पर हो जाएगी। फिर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक स्पेक्ट्रा बन रहा है तो उसकी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, कौन सी लाइन कितनी इंटेंस होगी। तो अब जब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा बना तो इसकी कौन सी लाइन कितनी इंटेंस होगी, किस रूल के बेस पे होगी, कैसे होगी, तो इंशाल्लाह ये भी हम वहां पर डिस्कस करेंगे। और फंडामेंटल मोड्स ऑफ H2O एंड CO2, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये दो एग्जांपल है, अक्सर ये दोनों एग्जांपल में से एक तो क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, और अक्सर CO2 का ही आता है, बट या H2O का भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार H2O का आ जाए। तो ये दो एग्जांपल हम लेकर इंशाल्लाह देखेंगे कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। CO2 का एग्जांपल लेंगे और H2O का एग्जांपल लेंगे वहां पर हम। और उसके बाद है डायटोमिक वाइब्रेटिंग रोटेटर और वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये भी एक टॉपिक है, इंशाल्लाह इसमें एक लेक्चर जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने में। तो ओवरऑल ये इंटरेस्टिंग है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बस इसको एक सिक्वेंशियल फॉर्म में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आता है थर्ड जो सब टॉपिक है, इसमें आता है आपका रमन स्पेक्ट्रा। तो नाम तो आपने एटलीस्ट सुना ही होगा रमन स्पेक्ट्रा के बारे में। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि रमन, देखिए हमने बेसिकली क्या पढ़ा, हम पहले यहाँ पर रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, द थर्ड वन इज रमन स्पेक्ट्रा। अब हम यहाँ देखेंगे रमन स्पेक्ट्रा क्या होता है, और या ये हमारे लिए लाइक एजाज की बात है कि जो रमन थे, सीवी रमन, वो इंडियन थे, तो इनके नेम के ऊपर ये टॉपिक है। तो इसके बारे में एक हिस्टोरिकल डिस्कशन वहां पर होगी कि क्या था और ये क्यों फेमस है, और ये जो है टॉपिक इसके बारे में हम इंशाल्लाह वहां पर डिस्कस करेंगे। क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्लासिकल और क्वांटम थ्योरी क्या थे, रमन जो इन्होंने दिया था रमन इफेक्ट क्या है, रमन इफेक्ट मतलब क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, हो सकता है आपने ये वर्ड सुना हो, तो इंशाल्लाह यहाँ पर ब्रीफ डिस्कशन होगा पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। फिर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। देखिए हम डायटोमिक मॉलिक्यूल का ही डिस्कशन, इवन यहाँ पर ट्रायटोमिक का कोई डिस्कशन ही नहीं है, तो हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो डायटोमिक मॉलिक्यूल का ही करेंगे, और मोर कॉन्साइसली डायटोमिक हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का करेंगे। होमोन्यूक्लियर की डिस्कशन यहाँ पर नहीं होगी। होमोन्यूक्लियर हम कह सकते हैं जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, तो इसका डिस्कशन हमें यहाँ पर नहीं होगा। हेट्रोन्यूक्लियर हम कह सकते हैं HCl हो गया ना, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल का हम डिस्कशन होगा हमारा। CO2 हो गया, H2, ये सब हेट्रो टाइप न्यूक्लियर है, जिसमें मतलब 2 डिफरेंट न्यूक्लियस होंगे, होमो जिसमें सेम न्यूक्लियस होंगे। तो इस तरह के मॉलिक्यूल का हम इंशाल्लाह यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो ये चीज हम देखेंगे। तो उसी को हमने पहले रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखा उसका, फिर हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देखेंगे, देन फिर हम रमन स्पेक्ट्रा देखेंगे उसका।
और फिर यहाँ वाइब्रेशनल इंफ्रारेड एंड रमन स्पेक्ट्रा ऑफ H2O एंड CO2। जो हमने यहाँ पर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में एग्जांपल लिया था H2O और CO2, अब उसको रमन स्पेक्ट्रा में एग्जांपल लेंगे H2O और CO2 और देखेंगे दोनों में क्या फर्क है, वाइब्रेशनल में और रमन में क्या फर्क है। इसके बाद आती है मॉलिक्यूलर लेजर, जो कि मुझे लग रहा है कि लेजर फिजिक्स नहीं होनी चाहिए, बट है ये मॉलिक्यूलर लेजर, इस वजह से हो सकता है इसको हम ये मतलब उन्होंने यूनिट 2 में रखा है क्योंकि ये मॉलिक्यूलर लेजर है। तो या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज गैसियस लेजर, ये दोनों लेजर है। तो हम नाइट्रोजन लेजर के बारे में देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर के बारे में देखेंगे। एक लेजर तो अक्सर ही पूछता है, लास्ट ईयर कार्बन डाइऑक्साइड लेजर के बारे में पूछा था, हो सकता है इस बार नाइट्रोजन लेजर के बारे में पूछ ले। एग्जाम में एक अच्छा क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन आ रहा है तो आपको मैं ये भी ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे देखना है तो मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन करें यूनिवर्सिटी लेवल पे। इंशाल्लाह जब वो चीजें चलेंगी तो मैं एक सिस्टमेटिक वे में आपको बताऊंगा कि आपके आंसर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो मैक्सिमम मार्क्स पाने की। तो कुछ खास चीजें होती हैं जिनको जरूर अपने आंसर में इंक्लूड करना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो खिचड़ी पकाएं, बहुत सारी कहानियां लिखें, ये सारी चीजें फिजिक्स कहानियां नहीं है। आपको कोई भी कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में आप हैं तो वहां पर आपको कहानियां नीड नहीं है, आपको कुछ खास चीजें होती हैं जो एक आंसर डिमांड करता है, आपको वही सारी चीजें देनी चाहिए। वो कहते हैं अगर 2 मार्क्स के हैं तो आप उसमें पूरा पेज भर के आप क्वेश्चन वो कहानियां नहीं लिखिए, 2 लाइन में अगर आपके जो मेन क्रक्स है वो अगर आप 2 लाइन में ही दे दे रहे हैं तो वो क्रक्स ही नीडेड होता है यहाँ पर आपको। और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी खास करके आपको कहानियां नहीं चाहिए होती, जो भी प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं उसे वो क्रक्स ही चाहिए, वो मेन चीजें ही चाहिए, उन्हें कहानियां नहीं चाहिए। तो इंशाल्लाह जब हम ये डिस्कस करेंगे तो मैं ये भी बताऊंगा ये कि अगर आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उसको कैसे आप टारगेट करें, अपने आंसर को कैसे बहुत इफेक्टिव बनाएं और अपने आंसर को आप किस तरीके से बहुत अच्छा बनाएं जिससे आपके नंबर कटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाए। अब मैं यहाँ पर शो ऑफ तो नहीं करना चाह रहा, बट क्या मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ कि मतलब आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि मैंने उस चीज को खुद अप्लाई किया, अपने ऊपर अप्लाई किया और सेल्फ एक्सपीरियंस मैंने किया कि मतलब मैं कैसे इस चीज को बहुत इफेक्टिव बना सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एमएलपी में 96 97 मार्क्स आए थे। तो अब वो 2-3 मार्क्स कहाँ पर मेरे गए आई डोंट नो, बट क्या मैंने अपने तरफ से 100% अपना दिया था। और उस बेस पे अपने एक सेल्फ एक्सपीरियंस में आपको दूंगा कि अपने आंसर को मोस्ट इफेक्टिव आप कैसे बना सकते हो। तो इंशाल्लाह हम इसमें देखेंगे कि नाइट्रोजन लेजर के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर के बारे में पढ़ेंगे, डाई लेजर के बारे में पढ़ेंगे। जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हम अपने आंसर में क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे, ये चीज हम इसको सेकंड यूनिट में देखेंगे, मतलब मॉलिक्यूलर लेजर में देखेंगे। तो ये आ जाता है हमारा सेकंड यूनिट। देन आफ्टर दैट द थर्ड यूनिट। अब जो लास्ट ईयर था तो लास्ट ईयर में ये सारी टॉपिक हमारा बेसिकली पूरा 4 यूनिट में ही कंक्लूड मतलब थी, एक्सपेंड थी, लेकिन उसको अब उन्होंने कम करके 2 यूनिट में कर दिया। और 2 यूनिट जो हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स था उसको उन्होंने एक अलग से लाइक हमारे टाइम पे वो एक अलग सब्जेक्ट था, बट उस सब्जेक्ट को इन्होंने इसमें 2 यूनिट में ही कन्वर्ट कर दिया है। तो ठीक है, अगर आपने यहाँ पर थोड़ा इसको टाइम दे दिया तो मैंने बताया ना कि आपके 4 सब्जेक्ट क्लियर हो रहे हैं। एएमएलपी तो इटसेल्फ हो रहा है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स इटसेल्फ हो रहा है। देन आप सेकंड सेमेस्टर मतलब 7th सेमेस्टर में जाओगे तो वहां पर फिर से एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, लेजर फिजिक्स है, तो वहां पर वो भी क्लियर हो गया। देन फिर कंडेंस मैटर फिजिक्स वहां पर आ रहा है, तो कंडेंस मैटर फिजिक्स इज नथिंग बट द एडवांस फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स आप कह सकते हो, क्योंकि उसमें जनरली 70 to 80% सारी टॉपिक यही है, कुछ एडवांस टॉपिक वहां पर आएंगे। तो इंशाल्लाह हम वो चीज भी वहां पर देखेंगे। तो अब आई डोंट नो कि आपके सिलेबस में सॉलिड स्टेट फिजिक्स थी या नहीं, बट जितना मुझे याद है नहीं है, शायद सॉलिड स्टेट फिजिक्स अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। बट आपने सॉलिड स्टेट एक चैप्टर था क्लास 12th की केमिस्ट्री में आई थिंक सो। तो ये जो मुझे लग रहा है जो यूनिट 3 है इसमें कोई भी नई चीज नहीं है, हाँ एक्सेप्ट इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। बट एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन मटेरियल बिल्कुल बेसिक सा वही कॉन्सेप्ट है जो आपने 12th में पढ़ा। कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिस यूनिट सेल के बारे में आप पढ़ेंगे जो हमने वहीं पर पढ़ा था। इंट्रोडक्शन हमारा एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर था क्लास 12th की केमिस्ट्री में, आई थिंक सो केमिस्ट्री में था या फिजिक्स में था, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, बट किसी एक सब्जेक्ट में ये एक डेडिकेटेड चैप्टर था केमिस्ट्री या फिजिक्स में। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट एक चैप्टर था आई थिंक सो, नहीं फिजिक्स में था, सो सॉरी फिजिक्स में था ये एक चैप्टर ना सॉलिड स्टेट। तो 12th की फिजिक्स में ये चीज हमने ऑलरेडी वहां पर ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। और फिर इसके बाद हम ये एमॉर्फस एंड क्रिस्टल मटेरियल के बारे में बेसिक उसका कॉन्सेप्ट जो है वो देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल होते हैं कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और हाँ ये एक आता है विनर शीट सेल, ये क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। और ब्रेविस लैटिस कितनी होती है, अपने आप से आंसर दीजिए कितनी होती है ब्रेविस लैटिस। यस टोटल 14 होती है, 14 ब्रेविस लैटिस होती है। तो कौन कौन सी होती है इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह देखेंगे जब हम वहां पर देखेंगे, सिलेबस ये स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्रिस्टल सिस्टम के बारे में हम देखेंगे कि क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है। एंड
या उसके बाद एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन तो ये सिंपल से ये सब डेरिवेशन है जो कि हम +2 से ही करते हुए आ रहे हैं। तो अगर आप वहां पर थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप सॉलिड स्टेट रहता तो आप वहां पर देखते, बट कोई बात नहीं, उन चीजों को हम फिर से रिमाइंड करेंगे जो हमने +2 में पढ़ रखा है। तो उन चीजों को हम फिर से देखेंगे। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का जो हमारा डेरिवेशन था उसको हम देखेंगे, एंड देन फिर हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। अक्सर पूछ देता है कि कोई भी आपको वो दे दिया स्ट्रक्चर दे दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह हम पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर ये फॉर सिंपल क्यूबिक क्या है, बीसीसी क्या है, फेस सेंटर क्या होता है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर के बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और इसके बारे में हम फिर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह भी देखेंगे। उसके बाद टॉपिक आता है क्रिस्टल प्लेन के बारे में हम देखेंगे। मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस का शायद वहां पर डिस्कशन है, अगर नहीं भी है तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मिलर इंडिसेस क्या होती है। let me tell you once again that it is one of the most important chapter या सब्जेक्ट कह सकते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स, क्योंकि यही चीज फिर एडवांस लेवल पे कंडेंस मैटर फिजिक्स होता है, एंड देयर इज अ वास्ट एप्लीकेशन ऑफ कंडेंस मैटर फिजिक्स। इस वक्त मैं कह दूं जो भी पूरे ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड जितनी भी रिसर्च चल रही है, 80% रिसर्च जो हो रही है वो कंडेंस मैटर फिजिक्स में ही हो रही है। और आप अपने खुद के हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट में कभी आप प्रोफाइल पे जाइएगा तो आप खुद चेक कर सकते हैं कितने सारे प्रोफेसर्स हैं हमारे जिनकी रिसर्च कंडेंस मैटर फिजिक्स में है। तो या देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन दिस पर्टिकुलर फील्ड कंडेंस मैटर फिजिक्स। तो हम इसको देखेंगे। तो मैं दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो हम इसके बारे में इंशाल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और मैंने बताया जबकि इसकी बहुत 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 ज्यादा स्कोप है इस सब्जेक्ट का, तो इंशाल्लाह इसको हम अच्छे से देखेंगे जब हम ये चीजें पढ़ेंगे। और इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि किसी मैं फिर से कह रहा हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट अच्छा है खराब नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। अगर आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी में है तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में जाइए, आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें एक्सेल करेंगे। अगर आपका न्यूक्लियर में है तो न्यूक्लियर में जाइए, अगर आपका कंडेंस मैटर में आता है तो कंडेंस मैटर में जाइए, क्वांटम में है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो जिसका जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो उसमें एक्सेल करेगा इंशाल्लाह। तो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। तो हाँ, हम टॉपिक पे आते हैं। तो फिर इसके बाद हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग देखेंगे। कॉमन क्रिस्टल, दो एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे, सोडियम क्लोराइड का और सीजियम क्लोराइड का। ये दो एग्जांपल हम लेकर के देखेंगे कि इनके बीच में मतलब क्या आता है, कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कितने एटम आते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। ब्रीफली हम ये दो एग्जांपल लेकर हम इनके बारे में समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस, या आई थिंक सो ये चीज वहां पर नहीं थी, +2 में एक रेसिप्रोकल लेटिस का डिस्कशन नहीं था। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि रेसिप्रोकल लेटिस क्या होती है। ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अक्सर जगह कंडेंस मैटर फिजिक्स में इसकी बहुत एप्लीकेशंस हैं। लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस और एक्स-रे डिफ्रैक्शन और ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ का तो मतलब जनरल डिस्कशन तो हमारा ऑप्टिक्स में ही आता है, बट हम यहाँ पर भी इसको देखेंगे ब्रैग्स लॉ क्या होता है, एक्स-रे डिफ्रैक्शन और ब्रैग्स लॉ। तो जब हम एप्लीकेशन मोड में जाते हैं कंडेंस मैटर फिजिक्स एक्सआरडी वगैरह करते हैं तो वहां पर हम ये चीज देखते हैं। तो खैर अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, जब मतलब इंशाल्लाह अगर आप हैं इस फील्ड में तो आप ये सारी चीजें को एप्लीकेशन वहां पर खुद देखेंगे। Then the second subtopic of this particular unit is bonding in solid state. ये purely theoretical, मतलब ये जो particular unit है इसमें अगर एक दो डेरिवेशन आ भी गए तो आगे एटॉमिक क्रैकिंग फ्रैक्शन वगैरह के, बट ये जो बॉन्डिंग इन सॉलिड है ये प्योरली थियोरेटिकल है। इसमें कोई भी किसी भी तरह का न्यूमेरिकल या कोई भी तरह का डेरिवेशन नहीं है। इंटर एटॉमिक फोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितनी तरह के फोर्स हैं, कोहेसिव एनर्जी क्या होती है ये पढ़ेंगे, फिर आयनिक, कोवैलेंट, मेटालिक, वैन डर वाल और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बारे में मैं इंशाल्लाह इसको एक टेबलेट फॉर्म में बता दूंगा, टेबल के फॉर्म में, कंपैरिजन फॉर्म में बता दूंगा, तो बहुत इजीली उसको हम मतलब बहुत इजीली उसको हम याद रख सकते हैं। डिफरेंट भी बता सकता हूं, बट ये फिर आपको एक रिलेट करना होगा, तो मैं इंशाल्लाह इसको कोशिश करूंगा एक टेबलेट फॉर्म में बताने की। तो आप एक मतलब उसकी प्रॉपर्टीज, देन उस पे क्या क्या, कौन से फोर्सेस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इस फॉर्म में इंशाल्लाह कर देंगे तो बहुत इजीली चीजें याद हो जाएंगी। तो ये जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो ये डिस्कस कर लेंगे वहां पर। जब उसके बाद आता है आपका लैटिस वाइब्रेशन। हाँ, ये मैं कह रहा था कि ये डिस्कशन आपका वहां पर नहीं था, ये टॉपिक यहाँ से आपकी थोड़ा न्यू टॉपिक आएगी। वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक एंड डायटॉमिक चेन हम देखेंगे कि मतलब लाइक मोनोएटॉमिक चेन के बारे में पढ़ेंगे, डायटॉमिक चेन के बारे में पढ़ेंगे, वन डायमेंशनल डिस्कशन होगा। और एकॉस्टिकल एंड ऑप्टिकल ब्रांचेस क्या होती हैं, बहुत अच्छी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, तो ये भी हम वहां पर डिस्कस करेंगे कि मतलब एकॉस्टिकल ब्रांच कब होती है, किसको कहते हैं, ऑप्टिकल ब्रांच किसको कहते हैं, उसके एग्जांपल वगैरह भी हम देखेंगे। क्लासिकल लैटिस हीट कैपेसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। क्वांटम थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी हम देखेंगे, मतलब क्वांटम थ्योरी क्या आती है हीट कैपेसिटी की, और क्लासिकल मतलब क्या है। एक जो चीज यहाँ पर न्यू आएगी, बहुत न्यू आएगी, आपका मुझे लगा इससे पहले इसका डिस्कशन नहीं होगा। इसके बाद क्या है, हाँ, लैटिस हीट कैपेसिटी, यस, लैटिस हीट कैपेसिटी, इसमें आपका आएगा आइंस्टाइन मॉडल और फोनॉन डेंसिटी स्टेट और डिबे कंटिन्यूम मॉडल। ये एक स्टोरी है, आप
मैं इंशाल्लाह इसको रिलेट करके आपको बताऊंगा तो बहुत इजी आएगा कि पहले आइंस्टाइन ने कुछ दिया था, एक मॉडल दिया था, एक डिबेज ने दिया था, उसमें क्या मतलब क्या क्या लिमिटेशंस थी, फिर आइंस्टाइन के मॉडल में क्या लिमिटेशंस थी, और फोनॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब जो मैं कह रहा था बहुत इंपॉर्टेंट ये है फोनॉन। ये फोनॉन क्या होता है? ये आपको थोड़ा न्यू टर्म लग सकता है, क्योंकि अर्लियर मुझे नहीं लगता कि इसका डिस्कशन कहीं है, अगर हुआ तो या मतलब लक की बात है, बट मुझे लग रहा है कि सॉलिड स्टेट में ही इसका यहीं पर पहला डिस्कशन होता है फोनॉन के बारे में। हमने फोटोन के बारे में तो बहुत पढ़ा, फोटोन के बारे में आप जानते हो, बंडल ऑफ एनर्जी जो होती है उसको फोटोन कहते हैं। फोनॉन क्या होता है? तो फोनॉन के बारे में हम इंशाल्लाह वहां पर हम डिस्कस करेंगे। अब मैं अभी आपको बस बता दूं, अ फोनॉन इज अ कलेक्टिव, a phonon is nothing but a collective oscillation of several atom। एक जो आपके मतलब लाइक कलेक्शन ऑफ एटम होगा, कलेक्टिव ऑसिलेशन ऑफ दैट एटम से फोनॉन रिलीज होता है। जब ये इसका डिस्कशन होगा तो इंशाल्लाह बहुत डिटेल में हम फोनॉन के बारे में पढ़ेंगे, फोनॉन क्या होता है और ये कैसे कैसे रिलीज होता है। और मैं इसको कह सकता हूँ कि अ फोनॉन इज अ यूनिट ऑफ फोनॉन का इंशाल्लाह हम डिस्कशन तभी करेंगे जब मतलब ये टॉपिक आएगी तो मैं इसके बारे में बताऊंगा फोनॉन क्या होता है। अगर आप मतलब इंटरेस्ट आ रहा है तो आप इसको अभी चेक कर सकते हैं कि फोनॉन क्या होता है, बट या जब वो टॉपिक आएगा तो इंशाल्लाह इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कि फोनॉन क्या होता है, फिर इसका कितनी कितनी मतलब वो थ्योरीज दी गई इससे रिलेटेड। ये सबसे सबसे इंटरेस्टिंग ये जो मैंने बताया कि आइंस्टाइन का और डिबेस का ये आएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे, किसके मॉडल में क्या क्या लिमिटेशंस थी, उसको फिर कैसे दूर किया गया, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन हीट कैपेसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, एन हार्मोनिक इफेक्ट और थर्मल एक्सपेंशन वगैरह, ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं। मतलब एक दो लेक्चर में इंशाल्लाह ये सारी चीजें हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। फोनॉन कोलिजन क्या होता है, फोनॉन कोलिजन प्रोसेसेस कितने हैं, और अकरेंस ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, फोनॉन थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ आइसोटोप स्कैटरिंग एंड साइज इफेक्ट। तो इट्स ऑल अबाउट फोनॉन। हम जब फोनॉन पे पढ़ेंगे तो फोनॉन से रिलेटेड ये जो भी प्रॉपर्टीज है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस, इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस क्या होता है आइसोटोपिक स्कैटरिंग का, साइज इफेक्ट पे क्या मतलब साइज कैसे कम ज्यादा होती है, ये सारी डिस्कशन इंशाल्लाह वहां पर हम करेंगे जब हमारा ये टॉपिक आएगा। तो जब मैं अगर इसमें बताऊं तो ये जो है लैटिस वाइब्रेशन वाली टर्म, ये थोड़ा सा आपके लिए नया आपको लगेगा, जबकि ये दो तो आप पहले से डिस्कशन में अंडर डिस्कशन होगी। अगर आपने प्लस 2 में पढ़ा होगा तो इसको डिटेल में आपने वहीं पढ़ लिया होगा, बट या दिस पर्टिकुलर दैट इज थर्ड सब टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट इज लिटिल बिट न्यू फॉर यू। तो इंशाल्लाह देखेंगे, इसको भी हम बहुत डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद आती है आपकी फोर्थ यूनिट, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड एनर्जी बैंड। हाँ, ये भी मुझे लगता है कि न्यू है आपके लिए, क्योंकि इसका डिस्कशन मुझे नहीं लगता कि वहां पर हुआ था, प्लस 2 में हुआ था। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कितनी, अब इसमें जो फोर्थ यूनिट है इट्स ऑल अबाउट कितनी तरह की थ्योरीज दी गई थी, किसने कौन सी थ्योरी दिया, किसने इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया, किसने बैंड के बारे में दिया, कौन उनकी थ्योरीज में क्या लिमिटेशंस थी, कौन कौन से मॉडल्स दिए गए, मॉडल क्या होता है, थ्योरी क्या होती है, ये सारी डिस्कशन हम वहां पर करेंगे जब हम ये यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल, इसमें ये ड्यूड एंड लॉरेंस मॉडल हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है मेटल की, इसका एक डेरिवेशन भी होगा, और इसकी हम थ्योरी देखेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, एंड देयर इज अ वेरी फेमस लॉ दैट इज वाइडमैन फ्रांस लॉ। इट इज नथिंग बट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द थर्मल कंडक्टिविटी एंड लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट रिलेशन इज बेसिकली वाइडमैन फ्रांस लॉ। तो वो रिलेशन हम देखेंगे, वो लॉ के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, एक इक्वेशन आती है, एक डेरिवेशन है, वो इंशाल्लाह हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद समरफेल्ड मॉडल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, मैंने बताया था बहुत सारी थ्योरीज और इसमें आएंगे, तो ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं। ये समरफेल्ड मॉडल पढ़ेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन गैस का डेंसिटी ऑफ स्टेट कितनी होती है, क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फर्मी एनर्जी किसको कहते हैं, फर्मी लेवल किसको कहते हैं, एक मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन है फर्मी एनर्जी, फर्मी लेवल का, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी टॉपिक है। हॉल इफेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हॉल इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। हॉल इफेक्ट क्या होता है और इसका एप्लीकेशन क्या है। हॉल इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट है वैसे सेकंड सेमेस्टर में, और हॉल इफेक्ट काफी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है अक्सर बहुत इसका एप्लीकेशन। तो हॉल इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, हॉल इफेक्ट होता क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। जनरली 4 से 5 एप्लीकेशन हम वहां पर पढ़ेंगे, 4 एप्लीकेशन जनरली पढ़ते हैं, तो वो चारों एप्लीकेशन क्या क्या है वो जब डिस्कशन होगा तो इंशाल्लाह उसको अंडर डिस्कशन हम लाएंगे हॉल इफेक्ट के बारे में। देन उसके बाद आता है आपका एनर्जी बैंड, या फिर आगे एनर्जी बैंड, फेलियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, उसमें क्या क्या फेलियर थे जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी दी गई थी। उसके बाद ब्लॉच थ्योरम हम पढ़ेंगे। ये एक मॉडल आता है, थोड़ा लेंथी होता है, क्रॉनिक पेनी मॉडल, इसके बारे में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन इन पीरियोडिक क्रिस्टल पोटेंशियल, ये पढ़ेंगे। सॉल्यूशन फॉर एनर्जी
एट द जोन बाउंड्री। ये टॉपिक जो है आपके लिए थोड़ा न्यू है, थोड़ा नहीं मतलब, या मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज आपने पहले पढ़ी होगी। क्रोनिक पेनिंग मॉडल जो है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन वगैरह उससे मतलब रिलेटेड इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सॉल्यूशन फॉर एनर्जी एट जोन बाउंड्री, ये देखेंगे। कंपैरेटिव पिक्चर ऑफ बैंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, सेमी मेटल एंड इंसुलेटर। एक तरह का हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, बैंड स्ट्रक्चर मेटल का क्या होता है, सेमीकंडक्टर या सेमी मेटल का क्या हो सकता है, या इंसुलेटर का। वो मैंने कहा टेबलेट फॉर्म में जैसे कर देंगे तो उससे हेल्प क्या होगी कि रिकॉग्नाइज करने में, मतलब याद करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम उसको रिलेट करके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जैसे मैंने वहां पर बताया बॉन्ड्स के बारे में मैं टेबलेट फॉर्म में कर दूंगा, तो इसी तरीके से हम इसको भी इंशाल्लाह उस तरह से पढ़ेंगे, तो इसको याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये जब डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह करेंगे। फिर आता है थ्योरी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक का डिस्कशन होगा यहाँ पर कि डाइलेक्ट्रिक की क्या थ्योरी है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कहाँ आता है सबसे पहले आपका, अगर आप याद करने की कोशिश करें कि डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट कहाँ हम यूज करते हैं। मुझे लग रहा है अब तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा। हम इवन आपके बीएससी में ये एक्सपेरिमेंट भी था, कैपेसिटर वाला था, जिसमें हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगाते थे। एक ग्लास लगाते थे, उसमें एक में हम ग्लास ही तो था, एक में ग्लास था और एक मीडियम कुछ और था आई थिंक सो। तो डाइलेक्ट्रिक ही होता है ये जो मीडियम होता है। तो इसका क्या इफेक्ट होता है, ये दो कैपेसिटिव प्लेट के बीच में जो हम, वो एक्सपेरिमेंट जो मैं बता रहा हूँ 5th सेमेस्टर में आई थिंक सो था, या 6th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में था। तो वो एक्सपेरिमेंट, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है पोलराइजेबिलिटी। बेसिक आइडिया पोलराइजेबिलिटी की हमें वहीं मिल जाएगी, यूनिट फर्स्ट में मिल जाएगी। उसको फिर से हम यहाँ पर पढ़ेंगे, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, सोर्सेज ऑफ पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ पोलराइजेबिलिटी, मतलब बहुत डिटेल में हम पोलराइजेबिलिटी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जबकि मतलब बेसिक आइडिया हम वहाँ पर ले लेंगे पोलराइजेबिलिटी का यूनिट 1 दैट इज एटॉमिक फिजिक्स में ही। बट यहाँ पर हम और डिटेल में उसको पोलराइजेबिलिटी को पढ़ेंगे, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, सोर्सेज क्या होते हैं पोलराइजेबिलिटी का, और थ्योरी उसकी पीछे क्या है पोलराइजेबिलिटी की। उसके बाद आयोनिक पोलराइजेबिलिटी देखेंगे हम कि आयोनिक पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। पोलराइजेशन फ्रॉम डाइपोल ओरिएंटेशन एंड डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि डाइपोल इंटरेक्शन और ये डाइपोल ओरिएंटेशन और डाइलेक्ट्रिक लॉसेस के बारे में, पोलराइजेबिलिटी फ्रॉम डाइपोल ओरिएंटेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट पोलराइजेबिलिटी, इंशाल्लाह इसके बारे में भी डिस्कशन होगी। तो वैसे ये है टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, बट लेट मी टेल यू वंस अगेन दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मैंने बताया कि इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। और जनरली मैं बता रहा हूँ कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जितने रिसर्चेस चल रहे हैं 80% रिसर्च जो है वो कंडेंस मैटर पे ही चल रहे हैं। तो यहाँ कंडेंस मैटर की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में आ रहा है। तो जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाइए, किसी में जबरदस्ती नहीं है। लेट मी टेल यू अबाउट द बुक। तो सॉलिड स्टेट के लिए एक बुक है एम ए वहाब की, एम ए वहाब, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो ये भी आपके सेमिनार लाइब्रेरी में है, बहुत अच्छी बुक है ये, मतलब लैंग्वेज इसकी इजी है। तो आप ये बुक देख सकते हैं, एम ए वहाब की सॉलिड स्टेट फिजिक्स, आपके सेमिनार लाइब्रेरी में प्रेजेंट है। तो मुझे लग रहा है कि कंटेंट तो इंशाल्लाह यहाँ पर इनफ अवेलेबल होगा। बट अगर आप कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन वगैरह देखना चाहते हैं और कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड वगैरह देखना चाहते हैं तो बुक पढ़ने की, बुक रीड करने की जरूर आदत डालिए। आप इवन क्लास कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट, इवन अगर आप प्रोफेसर आपको नोट्स प्रोवाइड कर भी दे रहे हैं, आपकी हैंड रिटन नोट्स भी, लेकिन अपने जो नोट्स हो वो सेल्फ मेड होनी चाहिए। आपकी नोट्स आपको मतलब ऐसा लगना चाहिए कि आपकी खुद की नोट्स है। सबकी नोट्स अपनी खुद की यूनिक होनी चाहिए ना। आपकी नोट्स से आपको जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे, हो सकता है दूसरे को पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं लगी, तो आप अपनी नोट्स खुद बनाइए। बुक से मैं कहूंगा कि जरूर जाइए, बुक को देखिए। बुक देखोगे, आप एक टॉपिक खोलने के लिए, एक टॉपिक देखने के लिए बुक खोलोगे तो आपको लाइक अदर्स टॉपिक भी पे भी नजर जाएगी। तो बुक पढ़ने की जरूर कोशिश किया करिए। और एम ए वहाब वन ऑफ द बेस्ट बुक मुझे लग रहा है, पर्सनली मुझे अच्छी लगी थी। तो इसकी लैंग्वेज अच्छी है, तो आप देख सकते हो सॉलिड स्टेट के लिए एम ए वहाब। और इंशाल्लाह जब हम शुरू करेंगे तो हम ये सारी चीजें फिर देखते जाएंगे। हम शुरू यहीं से करेंगे एटॉमिक फिजिक्स से, देन विल गो फर्दर मॉलिक्यूलर फिजिक्स एंड देन सॉलिड स्टेट फिजिक्स। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में जैसा मैंने बताया कि यही जाकर आपका कंडेंस मैटर फिजिक्स हो जाएगी। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से शुरू करेंगे एटॉमिक क्वांटम नंबर के बारे में, उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर इंशाल्लाह हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे। एमएलपी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से ये ब्रांच मतलब आई और इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।